आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं देखा सुना होगा। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग का द्वार। सविता और तरकुल की शादी की सालगिरह थी, 30वीं सालगिरह। सविता हमेशा अपने बच्चों का बर्थडे और अपनी शादी की सालगिरह मनाते रही थी। पिछले 3-4 साल से वह अपने सास ससुर की पुण्यतिथि भी मनाती थी। भले ही जीते जी अपने सास ससुर की सुध उसने कभी नहीं ली थी, उल्टे उन्हें प्रताड़ना देते रहती थी, उनके जल्दी मरने की कामना करते रहती थी। लेकिन पुण्यतिथि मनाना भी तो बर्थडे सेलिब्रेशन की तरह स्टेटस सिंबल बन चुका है। बड़े बेटे कमलेश और बहू लीला का व्यवहार ऐसा नहीं था कि घर में सविता कोई भोज भात करवा सके अपनी शादी के 30 साल पूरे होने की खुशी में। बात सिर्फ पैसे रुपए खर्च करने की होती तो सविता अपने पास के गुप्त धन का इस्तेमाल कर लेती, लेकिन सविता को इस बात का डर था कि पार्टी करना कहीं बड़ी बहू लीला को बुरा ना लगे। वैसे चिंता बहू के बुरा भला लगने की नहीं थी, चिंता थी समाज में इज्जत खराब होने की, चिंता थी घर के झगड़े के रोड पर आ जाने की। भरी बिरादरी में लीला ने अगर कुछ भी बुरा भला कह दिया या अपनी मनमानी कर कोई अपमानजनक हरकत कर दी तो सविता क्या कर लेगी? बरसों में कमाई गई इज्जत एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। इन सब से सविता और तरकुल ने कोई पार्टी न करने का फैसला किया। सविता की बड़ी बेटी अनीता अपने ससुराल में खुश थी। उसका पति अनिकेत शहर में नौकरी करता था, अनीता भी उसी के साथ रहती। उन दोनों के 2 बच्चे भी हो गए थे। अपनी ही गृहस्थी में अक्सर व्यस्त रहती थी अनीता। भाई भाभी के बुरे बर्ताव के बारे में उसे भनक भी नहीं थी। सालगिरह के दिन अनीता अपने मायके पहुंची अपने माँ पिताजी को एनिवर्सरी की शुभकामनाएं देने के लिए। उसका पति अनिकेत ही अनीता को लेकर गया। अनीता और अनिकेत पहले भी इस घर में आते रहे थे। मायके आना तो लड़कियों का अधिकार ही होता है और शौक भी। आखिर उनका पहला घर तो मायके ही तो होता है। भले ही लड़की को पराया धन कहने और मान लेने की वजह से लड़की खुद भी ससुराल में ही अपनापन ज़्यादा दिखाती है, लेकिन किसी भी स्त्री से शादी के 50 साल बाद भी अगर ये पूछा जाए कि आप कहाँ की हैं या आपका घर कहाँ है, तो वह बेझिझक मायके के गांव या शहर का ही नाम लेंगी। मायके की बातें करना हर स्त्री को बहुत पसंद आता है, ऐसा हो भी क्यों ना। मायके में ही तो लड़की का मासूम बचपन गुजरता है, उसकी ख्वाहिशें जवान होती हैं। अनीता को भी मायके आना हमेशा पसंद था। उसका ससुराल मायके से मात्र 25 किलोमीटर दूर था। हर 2-4 महीने में उसका आना जाना हो ही जाता था। अनीता की सास बीमार रहने लगी है, इसलिए इस बार लगभग 6-7 महीने बाद आना हो पाया। इस बार अनीता को अपनी भाभी लीला का व्यवहार अलग अलग लगा। जब लीला सही थी तो उसे सही दिखने के लिए कोई उपक्रम करने की जरूरत नहीं थी। चोर की दाढ़ी में तिनका। लीला के मन में चोर था। बर्ताव में वह निम्न कोटि की हरकतें करने लगी थी अपने सास ससुर के साथ। इसलिए अब वह दूसरों के सामने अपने व्यवहार को लेकर ज़्यादा सजग थी। अच्छा दिखने में अच्छा होने से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती ही है। लीला को अपने सास ससुर की सालगिरह याद नहीं थी। उसे किसी ने बताया भी नहीं। बताता भी कौन? उसके पति कमलेश को तो खुद ही याद नहीं था। उसकी सारी दुनिया अभी बस लीला में ही सिमट कर रह गई थी। घर के बाकी सदस्यों की एक तो लीला से कम ही बात होती थी और किसी के लिए भी माँ बाप की शादी की सालगिरह कोई याद रखने वाली तारीख नहीं थी। खैर, अनीता सविता और तरकुल की सबसे बड़ी संतान थी। उसे सालगिरह याद रहा और वह अपने माँ बाप से मिलने आ गई थी। वैसे अनीता को अपने सभी भाई बहनों की बर्थडे भी याद था। अनीता और उसके पति अनिकेत को देखकर लीला चौंक गई।
एक पल के लिए तो लीला को लगा कि बूढ़े बूढ़ी ने पंचायती करने के लिए तो नहीं बुलाया इन दोनों को, लेकिन जब सालगिरह की बात पता चली तो पहले तो लीला का खून खौला कि बुढ़ापे में भी एनिवर्सरी मनाने का शौक पाल रखा है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जब देखो अपने बारे में ही सोचते रहती है। लेकिन जल्दी ही लीला ने अपने मनोभावों पर नियंत्रण किया, बहुत खुश होने का दिखावा किया और सेलिब्रेशन के तरीकों पर चर्चा करने लगी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सविता और लीला दोनों सास बहू को हकीकत पता थी। सास सविता बेटी दामाद के सामने हर हाल में इज्जत बचाना चाहती थी। बहू लीला भी अपने कारनामों को अपने पति कमलेश के सामने उजागर कर उसके मन में अपनी अच्छी छवि को खराब करना नहीं चाहती थी। ये अच्छी छवि ही तो कमलेश के पूरे घर पर नियंत्रण के लिए लीला का हथियार था। कमलेश की नज़रों में सही बने रहने के लिए लीला ने ग्रैंड सेलिब्रेशन का प्लान बनाना शुरू किया, या कहिए इस बारे में बात करना शुरू किया। लेकिन फिर खुद ही इतनी जल्दी तैयारी न हो पाने की बात भी कहने लगी। दरअसल वह अपना एक सिक्का भी खर्च नहीं करना चाहती थी बूढ़े बूढ़ी पर। लगभग 1 घंटे डिस्कशन होता रहा। फिर निर्णय लिया गया कि गांव में रोड किनारे जो नया रेस्टोरेंट खुला है वहीं चलकर पार्टी करते हैं। गांव पिछले कुछ सालों में इतना बदला था कि अब उसे गांव कहना भी सही नहीं लगता। गांव में अब वो सब कुछ है जो पहले शहर को गांव से अलग करते थे। सविता और तरकुल अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। अनीता और उसका पति निकेतन, उसके दोनों बच्चे कमलेश और उसकी पत्नी लीला, दोनों कुंवारे बेटे बिमलेश और महेश, और सबसे छोटी लड़की कविता, कुल मिलाकर 11 लोग हो गए थे। खर्चा तो होना ही था। सब रेस्टोरेंट पहुंचकर खूब मज़े करते हैं। केक, मिठाई, आइसक्रीम से लेकर कबाब तक वो सब मंगाया गया जिसे अब तक उन लोगों ने किसी को खाते हुए देखा या सुना था। सविता और तरकुल का सबसे छोटा बेटा महेश भले ही बिल्कुल लापरवाह था, 23-24 साल की उम्र में भी 12-14 साल के बच्चे की तरह मस्त मौला बना घूमता था। कमाने धमाने की एक पैसे फिक्र नहीं थी, लेकिन क्या कब ऑर्डर करना है, क्या कैसे खाना है, ये सब वह सबको समझाते रह रहा था। सब कुछ वही ऑर्डर कर रहा था जैसे उसी ने ये पार्टी से ऑर्गेनाइज की हो। वैसे भी बिल का भुगतान करने वाला कुछ भी ऑर्डर करने से पहले उसका मूल्य आदि चेक करता है। लोअर मिडिल क्लास जहाँ सविता की फैमिली थी, उस क्लास में किसी फैमिली फंक्शन में ऑर्डर करने के काम को एंजॉय सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे बिल भरने की टेंशन ना हो। महेश अभी यही एंजॉयमेंट कर रहा था। सविता और तरकुल का मंझला बेटा बिमलेश सरकारी नौकरी की तैयारी करता था। बिमलेश को घर में माँ बाप की दुर्गति का अंदाजा था। भैया भाभी के बर्ताव से वह बहुत दुखी था, लेकिन वह ऐसे दिखाता कि उसे घरेलू मामलों की कोई जानकारी ही नहीं। जब तक वह कोई नौकरी नहीं करने लगता, जब तक कमाने नहीं लगता, किसी भी समस्या का क्या समाधान कर सकता था। अपने खर्चे निकालने के लिए उसने नौकरी होने तक ट्यूशन पढ़ाना उचित समझा। वह इस पार्टी का खर्च उठाना चाहता था, लेकिन बहुत मुश्किल से वह अपने खर्चे भर कमा पाता। वह ऐसी पार्टी चाहता ही नहीं था, कम से कम खुद तो बिल्कुल आना नहीं चाहता था, लेकिन दीदी जीजाजी की जिद के आगे मजबूर होकर उसे आना पड़ा। बिल का पेमेंट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था। लीला खुश तो बहुत दिख रही थी, लेकिन उसको ही बिल का पेमेंट न करना पड़ जाए इस बात को लेकर चिंतित थी। जिस बूढ़े बूढ़ी को घर में भरपेट स्वादिष्ट भोजन देना भी उसे बोझ लगता था, उन्हें होटल रेस्टोरेंट में बैठाकर पूरे परिवार के साथ ऐश करवाने का खर्च लीला दे। इतनी पागल तो नहीं हो सकती वह। लेकिन अगर उसकी सास हमेशा की तरह चुपचाप बैठी रही तो कमलेश को ही बिल का भुगतान करना पड़ेगा। यह सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था।
सरिता स्वभाव से मितव्ययी थी। कुछ लोग उसे कंजूस भी कह सकते हैं। खाने पीने का ही शौक है तो घर पर भी बनाया जा सकता है। ये सारे आइटम इससे चौथाई खर्चे में बन जाते और इससे ज़्यादा मात्रा में बनते, लेकिन नई उम्र के लोगों को कौन समझाए। ये और बात है कि सविता रसोई में खुद ज़्यादा समय काम नहीं कर सकती, लेकिन उसकी उम्मीद हमेशा ही दूसरों से होती थी। अरे काम करने का मन होना चाहिए, मन हो तो काम करने में समय नहीं लगता, और काम करते रहने से ही आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है। सविता ये सब अक्सर कहती, लेकिन खुद पर कभी भी लागू नहीं करती थी, न सास ससुर के ज़माने में न ही बहू के राज में। अब अगर किसी ने बिल नहीं दिया तो सविता को तो भरना ही पड़ेगा। उसका ध्यान खाने से ज़्यादा बिल पर ही था। वह अपने मन को बिल भरने के लिए मजबूर कर रही थी। कमलेश घर का मालिक था। अपनी माँ सविता की तरह वह भी इस तरह फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वैसे सोने चांदी के जेवर गहने खरीदना वह किसी भी तरह से फिजूल खर्ची नहीं मानता था। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। उसकी पत्नी लीला ने इशारे में कमलेश को बिल भरने से मना किया, लेकिन आंखों आंखों में कमलेश ने लीला को डांटा। बिल के पैसे कोई भी और क्यों देगा? घर परिवार उसका है तो जिम्मेदारी भी तो उसी की हुई ना। वह इसमें कंजूसी दिखाना अपनी बेइज्जती समझता था। सविता और तरकुल की सबसे छोटी बेटी कविता को पता नहीं था कि खाने की मेज पर बैठे उसके घर के लोगों के दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। इतना जोड़ घटाव समझने की उसकी उम्र नहीं थी। अनीता के दोनों छोटे बच्चे खाने से ज़्यादा खेलने में व्यस्त लग रहे थे। पार्टी खत्म हो गई थी, सब हाथ मुंह धो रहे थे। तभी अनीता का पति अनिकेत आकर कहता है, हो गया सबका तो चलें। कमलेश के पूछने पर वह बताता है कि उसने बिल भर दिया है। कमलेश के यह कहने पर कि बिल भरने की जिम्मेदारी उसकी थी, आपने क्यों भरा? अनिकेत कहता है कि अरे साले साहब, मेरे भी सास ससुर का एनिवर्सरी है आज, और ये आपका घर नहीं है जहाँ मुझे खर्च करने से पहले आपसे पूछना चाहिए। वैसे भी आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, लेकिन अपनी दीदी से तो छोटे ही हैं। अनीता अपने पति के इस समझदारी भरे जवाब से खुश होती है। सब घर लौट गए थे। रात के 8 बज गए थे। ज़्यादातर लोग अपने अपने कमरे में थे। सविता को पता चला कि उसकी बेटी अनीता फिर से प्रेग्नेंट है। 2 महीने की प्रेगनेंसी है। सविता कुछ पल बहुत खुश होती है, लेकिन अगले ही पल सीधा सवाल पूछ देती है, अल्ट्रासाउंड करवा लिया ना तुमने? सवाल सुनकर अनीता थोड़ा घबरा जाती है। अनिकेत की तरफ देखती है। अनिकेत अपनी सास सविता के सवाल का मतलब समझ गया था। उसने बताया कि हाँ, 1 हफ्ते पहले ही करा लिया। सब ठीक तो है ना? अनिकेत ने हंसकर कह दिया कि हाँ, सब ठीक है माँ। सविता खुश हो गई थी। ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आप लोग हमेशा सबका भला सोचते हैं। मुझे पक्का विश्वास था कि भोलेनाथ आप लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। मैंने तो वैष्णो माता से मन्नत मांग रखी है कि अनीता को एक लल्ला हो जाए तब उसके दर्शन करने आऊँगी। भगवान ने मेरी सुन ली। 2 लड़कियों के बाद ही सही। अब अनिकेत का धैर्य टूट गया था। अल्ट्रासाउंड बच्चे के स्वास्थ्य जांच के लिए कराया था, लड़का लड़की जांच कराने के लिए नहीं। 2 लड़कियां हो या 10, जब हमें चिंता नहीं है तो आपको क्यों है? अनिकेत गुस्से में आ गए थे। अनीता अपनी मां सविता को बता रही थी कि वो लोग तो तीसरा बच्चा ही नहीं चाहते। लिंग जांच कराने की तो कभी सोच भी नहीं सकते। थोड़ी लापरवाही से गर्भ रुक गया है। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया कि पता चले कि अबॉर्शन कराना सेफ होगा या नहीं। सविता फिर भी बेटा बेटी के महत्व के बारे में अनीता को समझाने लगी थी। वही मुखाग्नि और बैतरनी पार कराने वाला तर्क, वही
स्वर्ग का द्वार खोलने वाला तर्क। अनीता ने साफ साफ कहा कि तुम्हारी बातें सही हो तो भी अगर मेरे पति, मेरे सास ससुर फर्क नहीं कर रहे हैं लड़का लड़की में, नहीं चाहते कि लड़का होने के लिए तीसरा चौथा बच्चा कराया जाए, भ्रूण का लिंग परीक्षण कर गर्भपात कराया जाए, तो तुम क्यों बिना मतलब प्रेशर कर रही हो? और तुम्हें पता है ये सब गैरकानूनी है, जेल हो सकती है घर में लड़का लड़की जांच कराने से। अनीता को लगा था कि उसकी माँ इस तर्क के बाद चुप हो जाएगी, शायद डर जाएंगी, लेकिन सविता अड़ियल किस्म की औरत थी। भैंस के आगे बिन बजाए भैंस करे पगुराई, वही हाल था सविता का। उसने कहा कि हाँ हाँ पता है सब नियम कानून, लेकिन ये भी पता है कि धड़ल्ले से हो रहा है, सब करवाते हैं। तुम्हारे यहाँ करवाने में मुश्किल हो रही है तो यहीं पर करवा देती हूँ। अब अनिकेत की सहनशक्ति जवाब दे गई। अनीता और अनिकेत दोनों आए थे 2-3 दिन रुकने के लिए, लेकिन इस प्रसंग के बाद अनिकेत ने वापस जाने का निर्णय ले लिया। सालगिरह का दिन भी बीता नहीं था। अनीता ने रुकने का आग्रह किया, लेकिन अनिकेत इस तरह के नकारात्मक माहौल में नहीं रह सकते थे। निर्णय हुआ कि अनीता 1-2 दिन में आ जाएंगी, अनिकेत नहीं रुकेंगे। सास सविता ने अनिकेत को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन अपनी सोच को गलत मानने के लिए वह अब भी तैयार नहीं थी। अनिकेत तुरंत उसी रात वापस लौट गए। अगले दिन रात होते होते अनीता को अपनी भाभी के दुर्व्यवहार के बारे में पता चल गया। रात का खाना खाते समय अनीता के पिताजी तरकुल के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कितने दिनों बाद रात में रोटी सब्जी मिली है। शक तो अनीता को सुबह से ही हो रहा था। अब इस अस्पष्ट कथन के बाद सविता और तरकुल का अपनी बेटी से सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। वो भी चाह रहे थे कि किसी से अपना दुख गाकर मन हल्का करें। अनीता से ज़्यादा उपयुक्त कौन हो सकता था इस दारुण कथा को सुनने के लिए? अनीता ने पूछा और सविता ने रोते रोते अपना सारा दुख बता दिया अपनी बेटी को कि कैसे बहू लीला ने उन दोनों का जीना दुभर करके रखा है। सविता एक एक बात, एक एक घटना विस्तार से बताई जा रही थी। इधर अनीता सोच रही थी कि जब बेटा बहू इतना कष्ट दे रहे हैं, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, फिर भी मुझे भी बेटा के लिए बेटी की जान गर्भ में ही लेने को उकसा रही है। इन लोगों का भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, कभी कोई भी इन्हें सुधार नहीं सकता। सविता रोए जा रही थी। अनीता भी द्रवित हो रही थी। माँ सविता के आंसू अनीता के मन की गहराइयों में उसके बचपन के दृश्यों को सजीव कर रहे थे। अनीता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसे अपने दादा दादी की बातें सबसे ज़्यादा याद थी। वह अक्सर अपने दादा के साथ ही खाना खाती, दादी के साथ ही सोती। जब सविता दुकान पर रहती थी तो दादा दादी ही उसका ध्यान रखते थे। अनीता ने देखा था अपने माँ के स्वभाव में होने वाले परिवर्तन और अपने दादा दादी का रोना कल्पना। अनीता को अपनी माँ के आंसू अपनी दादी की आंखों से बहते हुए दिखाई दे रहे थे। अनीता को कुछ कहते नहीं बनता। स्वर्ग का द्वार बेटे की मुखाग्नि से ही खुलेगा। जब ये बात इन लोगों को पता है तो बाकी पाप पुण्य और उसके परिणाम से बिल्कुल ही अनजान तो नहीं हो सकते ये लोग। अनीता क्या निर्णय लेगी? उसके बाकी भाई बहन अपने माँ बाप सविता और तरकुल के जीवन में क्या कोई खुशी ला पाएंगे, या सविता और तरकुल आजीवन अपने बुरे कर्मों का फल ही भोगते रहेंगे, अपने माँ बाप सास ससुर को रुलाने का फल? जानेंगे कहानी के अगले हिस्से में। ये कहानी स्वर्ग का द्वार जो आपने अभी सुनी वह कर्म नाम के उपन्यास का ही तीसरा भाग है। पहला भाग समय का चक्र और दूसरा भाग भगवान का न्याय भी इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जीवन के प्रति एक समझ विकसित करने की कोशिश की गई है इस उपन्यास में। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले हिस्से के साथ।